बैक टू महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2024 पेपर 1 पेपर 2 भाषा हिंदी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दी जाती है कि जिस तरीके से हम क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से ला रहे हैं, जो प्रश्न हम आपके लिए हिंदी के विषय के लिए लेकर आ रहे हैं, वो तमाम क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत आईएमपी क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। 10 नवंबर को होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो, चाहे आप पेपर 2 दे रहे हो, चाहे आप दोनों पेपर दे रहे हो, लेकिन हिंदी विषय में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। हमारा एक ही मिशन है, हिंदी 25। बस इस तत्व को मानकर हम चल रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है, हमारे स्टूडेंट्स जो है, वो मैक्सिमम 25 कर सकते हैं या 20+ तो आपने करना ही है। देखो बच्चे, 20 मार्क्स से ज़्यादा आपको हिंदी में लेना है, 20+ आपको करना है। और अगर आप 25 करते हो तो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा। हिंदी विषय की हम बात कर रहे हैं, तो बढ़ते हैं आगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। डिस्क्रिप्शन में बच्चों हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक और टीईटी से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। सवाल पूछा गया है, काफ़ी मुश्किल सवाल था, यूपी टेट में सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर पहचानना है बेटा। देखो 4 पर्याय आपके पास यहाँ पर दिए गए और आपको ज्योतिर्मय किस तरीके से लिखा जाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जी, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध शब्द जब पूछते हैं तो बड़े मुश्किल से सवाल ये आपके सामने डालते हैं। जिस तरीके से हमने आशीर्वाद देख लिया, जिस तरीके से हमने पारितोषिक देख लिया, या जिस तरीके से हमने कवियत्री देख लिया, इसी तरीके के सवाल जो है ये शुद्ध शब्द में पूछते हैं और एक सवाल पूछा जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस लाए जाते हैं, जो भी क्वेश्चन लाए जाते हैं, हम हर अध्याय में से एक सवाल लेकर आते हैं, जो भी आपके सिलेबस के हिसाब से होते हैं, व्याकरण के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से। प्रश्न दूसरा यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? देखिए सेम क्वेश्चन फिर से एक बार पूछा जा रहा है। अब आपको यहाँ पर ऐतिहासिक पहचानना है। आप लोगों को पता है कि दूसरा और चौथा जो है वो नहीं होगा, ये गलत है सीधा सीधा। कि तो इस तरीके से बेटा कट कर देना है, जो चीज़ें आपको लगती है कि ये तो नहीं होना है यार, ये चीज़ें तो गलत है, तो ठीक है ना। अब यहाँ पर आप में कन्फ्यूजन है 1 में और 3 में। मुझे पता है कि आपको 1 में और 3 में कन्फ्यूजन है, तो देखिए जो है हम इस तरीके से कुछ लिख लेंगे यहाँ पर, ऐतिहासिक। देखिए सिर्फ फ़र्क क्या है, विलांटी का फ़र्क है, छोटी बड़ी विलांटी का फ़र्क है। जो 100 के लिए आ रही है विलांटी वो पहले आ जाती है, तो हिंदी में जब ऐतिहासिक लिखा जाता है तो बेटा इस तरीके से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 2 का जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 इस तरीके से पूछा है, विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य। देखिए यूपी टेट में सितंबर 2013 में सवाल पूछा गया था और बताया जा रहा है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है। एक सवाल आपको टीईटी की परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, सेम क्वेश्चन आपको एक देखने के लिए मिलेगा। शुद्ध वाक्यों को पहचानो, तो यहाँ पर हमने आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। वाक्य को जिस तरीके से राधा ने श्याम से कहा, तुम वंशी क्यों नहीं बजाते। देखिए तो क्यों नहीं बजाते यहाँ पर जब पूछा जा रहा है तो बेटा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आपको पता है। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ है हमने वो देख लेना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये तो 2 हम कट कर देते। तो इस तरीके से एक ट्रिक है, पहले उन सवालों को, उन जवाबों को अपने दिमाग से निकाल दो जो हमारे उत्तर नहीं है। ये फिर अब आपके पास बचते 2 ऑप्शन, 1 और 2। अब यहाँ से आपको जो है विराम चिन्ह की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य पहचानना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया, क्यों नहीं बजाए क्यों नहीं पूछ रहे, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों में से हमको एक लेना है। तो देखिए राधा ने श्याम से कहा, श्याम तुम वंशी क्यों नहीं बजाते हो। तो देखिए जब इस तरीके से आप बोलकर देखोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरा वाक्य अगर आप पढ़कर देखोगे, राधा ने श्याम से कहा, तो डायरेक्ट यहाँ पर मिक्स हो जा रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बेटा वो सही हो जाएगा, मतलब हमारा पर्याय नंबर 1 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो वहाँ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, इंग्लिश में हम उसको फुल स्टॉप कहते हैं, मराठी में त्याला अपन पूर्ण विराम असे म्हणू। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो वहाँ, जहाँ पर कम थोड़ी देर के लिए वाक्य में रुका जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए, अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं, संदेश संक्षिप्त चिन्ह कहते हैं कि कोष्टक कहते हैं। देखिए अल्प विराम इसके नाम में ही छुपा है, अल्प विराम यानी छोटा सा विराम जिसको हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो है हमारा 2 सही हो जाएगा। उसके बाद मिलते हैं अगले सवाल में। सवाल नंबर 5
यहाँ पर सवाल नंबर 5 पूछा जा रहा है कि देखिए रीट 2 जुलाई 2011 में सवाल पूछा गया था कि कौन सा मिश्र वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। पहले दूसरे पर ही दूसरा जुमला आश्रित होता है, दूसरा जुमला डिपेंड होता है। हम कहेंगे ना कि पहला वाक्य में ही दूसरा वाक्य डिपेंड होता है, उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। संयुक्त में क्या हो जाता है कि बेटा संयुक्त में दो अलग अलग वाक्य हो जाते हैं। संयुक्त में क्या होता है, दो अलग अलग वाक्य हो जाते हैं। और केवल में तो आपको पता है कि सिंपल एक सेंटेंस दिया जाता है। तो यहाँ पर केवल वाक्य हो जाता है हमारा सीता पड़ रही है, आकाश में बिजली चमक रही है। तो फिर से हमने दो ऑप्शन हमारे कट कर दिया। अब आपको कन्फ्यूजन फिर से रहेगा पहले और चौथे में। वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। तो देखिए वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है। ये दो अलग अलग वाक्य यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे। तो ये हो जाता है संयुक्त वाक्य का प्रकार। हमको पूछा गया कि मिश्र वाक्य क्या है। तो मिश्र वाक्य देखिए क्या होता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। देखिए पहले सेंटेंस पे दूसरा सेंटेंस डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना, इसको हम कहते हैं बेटा मिश्र वाक्य कहते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखिए इसका स्पष्टीकरण भी हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाएंगे। सवाल नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो देखिए वाक्य का जो वर्गीकरण है वो कितने आधारों पर किया गया है। बहुत IMP ये सवाल है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो आप इसको लिख कर भी रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं जो हाइड होते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। अब 2 आधारों पर किस तरीके से किया जाता है, आपको लगता है कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य 3 आधार पर किया जाएगा, वैसा नहीं होता है। मैं आपको नीचे बताता हूँ स्पष्टीकरण पे। देखिए आप नीचे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। कौन से 2 आधार है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो समझ में आ गया आपको, रचना के आधार पर जब वाक्य का वर्गीकरण किया जाता है तो आपको पता है 3 चीज़ें आती है। क्या आती है, केवल वाक्य आता है, मिश्र वाक्य आता है, संयुक्त वाक्य आता है। तो ये हो जाता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने भेद है वाक्य के, 3 भेद है। लेकिन जब अर्थ के आधार पर आप देखेंगे तो अर्थ के आधार पर बेटा इसके 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। और रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से होते हैं। तो देखिए आप, रचना के आधार पर जो भेद होते हैं वो कुछ इस तरीके से, रचना के आधार पर वाक्य के 3 तरह के होते हैं। सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्र या जटिल वाक्य इसको कहा जाता है। इसको जटिल या मिश्र अलग अलग नहीं है, इसको मिश्र या जटिल वाक्य कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। हमने रचना के आधार पर देख लिया, आपको पता है 3 भेद होते हैं और हमको वो 3 भेद पता भी है। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 तरह के भेद होते हैं। 8 भेद कौन से होते हैं उसमें भी एक नज़र आपने यहाँ पर लगा लेनी है। विधानवाचक वाक्य होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, विस्मयवादी वाचक वाक्य होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है और संदेहवाचक वाक्य होता है। 2 चीज़ें आपने याद रख लेनी, इतनी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने रचना के आधार पर 3 याद रखने और अर्थ के आधार पर अगर पूछा गया तो 8 याद रखने, ठीक है। उसके बाद बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए रीट जुलाई 2011 में पूछा गया था कि नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। अगर आपने नौकरी हासिल करनी है तो नौकरी हासिल करने के लिए आप किस तरीके से खत लिखोगे, यहाँ पर वो आपको बताना है। परिपत्रक लिखोगे आप, आवेदन पत्र लिखोगे, ज्ञापन लिखोगे या फिर विज्ञापन लिखोगे। तो देखिए जब नौकरी पाने के लिए कोई लेटर लिखा जाता है, कोई पत्र लिखा जाता है बेटा, तो उसको हम कहते हैं आवेदन पत्र। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर वो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 इस तरीके से दिया गया है कि यथार्थ का विलोम शब्द क्या है। देखिए यथार्थ मतलब प्रैक्टिकल एक तरीके से हम कहेंगे। यथार्थ का विलोम शब्द हमको यहाँ पर पहचानना है। 4 ऑप्शन दिए गए, यह, अयथार्थ, अवास्तविक, वास्तविक किंवा कल्पित। तो देखिए यथार्थ का जब भी विलोम शब्द की बात आएंगी उसको आपको जवाब लगाना है कल्पित। तो देखिए ये क्या होता है ना, ऐसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। बहुत आसान सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसा महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TAT में नहीं होता है। एक बात आप याद रखेंगे, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो हमने ना कभी देखे ना जो कभी हमने सुने, लेकिन सिलेबस का पार्ट होते हैं। सिलेबस के बाहर से चीज़ें नहीं आती, ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत की। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हिंदी के तो हमने तो हिंदी को कवर ही कर लिया। 20 के नीचे तो आप हिंदी में जाने वाले हो ही नहीं। अभी भी 38 डेज हमारे पास लेफ्ट है। बढ़ते आगे, ठीक है। सवाल नंबर 9। देखिए सवाल नंबर 9 जो है ना, ये हमारे 10वीं क्लास में भी बच्चों को पढ़ाया था हमने, उसी में से मैंने ये सवाल लिया है कि कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। देखिए कनक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए कनक शब्द का अर्थ क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए गए। वृक्ष होता है, स्वर्ण होता है, धतूरा होता है, स्वर्ण धतूरा गेहूँ होता है, स्त्री पलाश आभूषण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्वर्ण का जो अर्थ होता है, कनक का जो अर्थ होता है वो होता है स्वर्ण धतूरा किंवा गेहूँ। मतलब पर्याय नंबर 2 जो है हमारा वो यहाँ पर बेटा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ।
सवाल नंबर 10 यहाँ पर इस तरीके से कुछ पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि निम्न में से तत्सम शब्दों है। अब तत्सम शब्दों की परिभाषा रोज मैं आपको बोलता हूँ कि संस्कृत के वो शब्द जो जैसे कि तैसे इस्तेमाल करते हैं उसको हम तत्सम कहते हैं, तद्भव उसको कहते हैं हम जो संस्कृत के, लेकिन उसको हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करके उसमें जब इस्तेमाल करते बदल के इस्तेमाल करते तो तद्भव हो जाते। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द है, लोग है, बहिन है, पुष्ट है या जवान है। तो देखिए तत्सम शब्द यहाँ पर पुष्ट आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिल पाए। और वीडियो बेहतर लग रही तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया कि आजन्म में कौन सा समास है, आजन्म में कौन सा समास है। 4 पर्याय आपको यहाँ पर दिए गए, अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है। तो देखिए आजन्म में आपको समास जब भी मिलेगा तो वो अव्ययभावी समास मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 12, बिल्कुल पेपर पैटर्न जिस तरीके से होता है हम सेम उस तरीके से सवाल आपके लिए लाते हैं। बस ये ही नहीं कि संधि और समास भर देना है, उपसर्ग और प्रत्यय भर देना है, ऐसा नहीं होता है। हम हर अध्याय से, हर धड़े से, हर पाठ से एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। जिस तरीके से वो लोग पेपर में क्वेश्चन लेकर आते हैं, यहाँ पर आपको लोकोक्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पर आपको मुहावरे देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपको सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आपको कारक यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तमाम पॉइंट्स आपको यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे। पूछा जा रहा है कि गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है। देखिए इसको थोड़ा समझिए, आपको जवाब मिल जाएगा। विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। तो देखिए मंद मंद जो है सर्वनाम तो नहीं होता है, संज्ञा भी कहाँ से होगा, संज्ञा हम नाम को कहते हैं। बची 2 चीज़ें विशेषण और क्रिया विशेषण। तो देखिए विशेषण तो है लेकिन विशेषण कैसा है, वो क्रिया की विशेषता दिखा रहा है, इसलिए उसको हम कहेंगे क्रिया विशेषण। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो ये क्या हो जाता है, ये क्रिया की विशेषता जहाँ पर बताई जाती है तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। हमारा पर्याय नंबर 3 जो है वो सही यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 पूछा जा रहा है, देखेंगे आप इस तरीके से कुछ सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में कौन सा पद समुच्चय बोधक शब्द है। देखिए मैंने समुच्चय बोधक शब्द आपको बताया कि हम इसको कहते हैं उभययान्वी अव्यय। मराठीमध्ये आपण याला काय म्हणतो, उभययान्वी अव्यय म्हणतो। उभययान्वी अव्ययाची व्याख्या तुम्हाला माहित आहे की 2 शब्द किंवा 2 वाक्य यांना जोडणाऱ्या अविकारी शब्दांना अपन उभययान्वी अव्यय ऐसे म्हणतो। तर इसको हम मराठी में इस तरीके से कहते हैं, तो हिंदी में हम इसको कहेंगे समुच्चय बोधक। अब यहाँ पर बता रहा है कि 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले जुमले को हम समुच्चय बोधक, 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले वाक्य को हम समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। आपको सीधी बात है कि और से जुड़ा है, आप समझ रहे हैं कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, ये वाक्य कौन सा है, समुच्चय बोधक है। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 जो है हर परीक्षा में पूछा जाता है, ये देश भर में जहाँ जहाँ पर एग्जाम होती है वहाँ पर हिंदी के सेक्शन में पूछा जाता है कि कवि शब्दों में संज्ञा है। आपको पता है कि तमाम कवियों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है। हम किसी स्पेशल कवि की बात यहाँ पर नहीं कर रहे, हम कबीर की बात नहीं कर रहे, हम जैसे की बात नहीं कर रहे, हम तुलसीदास की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कवि की बात कर रहे। तो तमाम कवि हो जाते हैं, तो कवि क्या करा रही है, किसी जात का बोध करा रहे बेटा, तो इसको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15, अब सवाल नंबर 15 भी देखिए यूपी टेट में पूछा गया था फरवरी 2014 में, ओके। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा, कौन सा कारक है। देखिए पेड़ से गिरा, मैंने आपको कहा कि गिरना, डरना, भय, निकलना, ये तमाम चीज़ें किस में आती है, तो अपादान कारक में आती है। तो यहाँ पर आपको क्या जवाब लगा देना बेटा, अपादान कारक जो है इसका वो जवाब लगा देना, क्योंकि लड़का कहाँ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर अगला सवाल पूछा जा रहा है कुछ इस तरीके से कि देखिए के द्वारा किस कारक का विभक्त चिन्ह है। तो देखिए के द्वारा किसका चिन्ह है, 4 कारक आपको दिए गए, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक कि वह संप्रदान कारक। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि संप्रदान कारक में तो क्या होता है, किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। मैंने बताया आपको संबंध कारक, जहाँ पर किसी का किसी से संबंध बताया जा रहा तो उसको संप्रदान कारक कहते हैं। कर्म कारक तो आपको बताया कि यहाँ पर कर्म की विशेषता होती है, लेकिन करण कारक में क्या होता है कि करण का मतलब ही होता है साधन। करण का मतलब क्या होता है, साधन। मैंने कहा ना कि आपको रोहित ने चाकू से फल काटा, तो क्या होता है ना, ये साधन होता है। वो रोहित किस साधन का इस्तेमाल कर रहा है, तो चाकू का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये होता है बेटा के द्वारा, इसलिए इसको हम कहेंगे करण कारक कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17।
लोकोक्ति यहाँ पर पूछी गई, आप देखेंगे हृदय सम्राट किसको कहते हैं। आपने बहुत बार सुना है शिवाजी महाराज के बारे में, तमाम लोगों के बारे में आपने सुना है कि हृदय सम्राट थे। तो हृदय सम्राट का असल मतलब क्या है, अब आपको यहाँ पर एग्जाम में बताना है हृदय सम्राट का असल मतलब क्या होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, मनमौजी व्यक्ति होता है, शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उदार हृदय वाला व्यक्ति होता है कि वह अत्यंत प्रिय होता है। तो देखिए चारों ऑप्शन जो है वो कन्फ्यूजन करने वाले हैं, लेकिन इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उदार हृदय वाला व्यक्ति, मतलब बड़े दिल वाला इंसान जो है वो हृदय सम्राट कहलाता है। या हम इसके बाद बात जानेंगे हम थोड़ा बातें हम साहित्यकार है वो उनकी रचनाओं को लेकर, कवि साहित्यकार है वो उनकी रचनाओं को लेकर, क्योंकि 2 सवाल पूछे जाते हैं, कंपलसरी 2 सवाल पूछे जाते हैं और 2 सवाल पूछे ही जाएंगे। उम्मीद है कि जो फेमस लोग हैं उन्हीं के बारे में पूछे तो हम आसानी से इसके जवाब दे सकते हैं। अब जिनको हम जानते नहीं, अगर उनके बारे में सवाल अगर पूछ लिए तो हम उस वक्त फंस सकते हैं, लेकिन हमने फंसना नहीं है बेटा। हमने जो है ना एग्जाम में 20 से ज़्यादा नंबर लेने हैं, मैक्सिमम 25 नंबर भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है। तो मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ कि इनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। सूर्यकांत जी को क्या कहा जाता है, क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ओके, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। सवाल नंबर 19 यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप देखेंगे कि तुलसीदास के रचनाकार है। अब तुलसीदास के रचनाकार तुलसीदास नहीं है, ये बात को अपने माइंड में फिट कर लो कि तुलसीदास के रचनाकार तुलसीदास नहीं है। तुलसीदास के बारे में किसी ने लिखा है, उनको हमको यहाँ पर देखना है। तुलसीदास जी तब नहीं थे, उनके बारे में किसने लिखा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। महादेवी वर्मा ने लिखी है, केशवदास जी ने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, या डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। तो देखिए तुलसीदास किसकी रचना है, तो वो भी हो जाती है त्रिपाठी जी की रचना हो जाती है। किसकी रचना हो जाती है, तो बेटा त्रिपाठी जी की ये रचना हो जाती है। कौन सी रचना हो जाती है, तो अपने तुलसीदास ये जो है त्रिपाठी जी की रचना हो जाती है। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19, देखिए सवाल नंबर 19 यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप देखेंगे आपकी स्क्रीन में, सॉरी लास्ट वाला सवाल है सवाल नंबर 20। इस तरीके से थोड़ा मोबाइल प्रॉब्लम दे रहा है। कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। देखिए जयशंकर प्रसाद कामायनी वाले की बात हम यहाँ पर करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को हम छायावाद का जनक भी कहते हैं, छायावाद का एक स्तंभ भी हम जयशंकर प्रसाद जी को कहते हैं। तो आपको पता है कि आंसू जो है इनकी रचना है, झरना इनकी रचना है, लहर इनकी रचना है, लेकिन दीपशिखा इनकी रचना नहीं है। दीपशिखा किसकी रचना है, ये होती है महादेवी वर्मा, जिसको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है और आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनकी रचना होती है दीपशिखा। तो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, यहाँ पर सवाल पूछा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा बेटा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरीके से अगले 38 दिन आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है। हम एग्जाम के लिए आपके साथ बहुत बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सेम वैसे क्वेश्चन आपके लिए लाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे पहले जब हम आंसर की लेकर आएंगे हिंदी विषय की, भाषा 1 की या भाषा 2 की हम बात करते हैं, तो उस वक्त आपने कमेंट करके बताना है कि सर हमको 25 नंबर आ रहे हैं, सर हमको 24 नंबर आ रहे हैं, सर हमको 22 नंबर आ रहे हैं। इसे आपसे मुझे उम्मीद है। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।